रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बिहार, यानी कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां। दोस्तों, हुआ यह था कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चलने लगा, जिसको हम लोग बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं, तो उस दौरान सारे युवाओं का एक मोह या सारे युवाओं को एक उम्मीद जाग उठी कि इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भगाएंगे और फिर उसके बाद जो है हमारे देश जो है वो हमारा देश आजाद होगा। लेकिन अल्टीमेटली 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद जब यह आंदोलन थोड़ा सा नर्म हुआ, यह आंदोलन समाप्त हुआ, तो युवाओं जो है, जो खासकर यंगस्टर है, उनको लगने लगा कि अब कमान जो है उनको अपने हाथों में ही लेनी पड़ेगी। और वहीं से जन्म होता है फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए जरा आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बिहार, यानी कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि। भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय ये शुरुआती दौर में, यानी कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हमको देखने को नजर आता है, जहां पे कांग्रेस जो पहले दो ग्रुप में था, एक ग्रुप था जिनका मॉडरेट, उस मॉडरेट से जो पिटिशंस, प्रेयर, इन चीजों को करते थे, वहां से शिफ्ट हो रहा था आर्म स्ट्रगल की तरफ, और यही हमारा कहलाता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ऐसे तो अगर हम बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की, तो राष्ट्रीय चेतना में एक जबरदस्त तरीके से बदलाव हो रहा था। खासकर बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, नरमपंथी थे, जो इस कांग्रेस के पैटर्न को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। खासकर अगर हम बात करते हैं अ नेशन इज अ टीयर, मतलब एक बहुत अच्छा कोट है, अ नेशन इज इन टीयर, यानी कि जो नेशन है वो रो रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्टेटमेंट। आईएनसी मॉडरेट जो अगर हम बात करते तो एक ग्रुप था जो पीसफुल प्रोटेस्ट करता था, संवैधानिक तरीके से चीजों को बढ़ता था और साथ ही साथ सेल्फ रूल का रिक्वेस्ट करके लेना चाहता था। वही अगर हम बात करते हैं नेशनलिस्ट थे, जो कि ब्रिटिश रूल के उसको चुनौती देते थे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे और रिवोल्यूशनरी मेथड को अपनाते थे। वही अगर हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक, जो अरेस्ट हुए थे सेडिशन के लिए 1897 में, और वैलेंटाइन चैनल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आप समझ सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि शुरुआती दौर में ये बहुत जबरदस्त योगदान निभाए थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा आखिर हुआ क्या अचानक से कि युवा जो है वो उग्र हो गए, या कुछ तो कारण रहा होगा कि जिस कारण से युवा जो इतने ज्यादा एक्टिव हो गए। तो कुछ ऐसे पहलू उस दौर में चल रहे थे वर्ल्ड लेवल पे, जो एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम किए। फॉर दोज स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट इज जस्ट लाइक विच रेट, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो किसी भी चेन ऑफ रिएक्शन को तेज कर दे बिना खुद को समाप्त किए हुए, वही होता है कैटलिस्ट। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो 1905 में दो कैटलिस्ट हुआ। एक तो रशिया और जापान का वार हुआ, जिसमें जापान एशियन कंट्री होते हुए भी रशिया जो कि यूरोपियन कंट्री उसको आराम से हरा देती है। तो ये पूरे के पूरे एशियन कंट्रीज के अंदर एक उम्मीद जाग उठी कि यूरोपियंस, ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस जो है वो अभेद है, ऐसी बात नहीं, यूरोपियंस को भी हराया जा सकता है और जापान ने ऐसा करके दिखा दिया है। वही हम देखते हैं कि दूसरी घटना यह हुई थी कि लॉर्ड कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को जब डिवाइड किया तो उन्होंने बोला कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिवाइड कर रहे हैं, बट उनका मनसा जो था वो ऐसा था कि बंगाल को दो जो है अलग अलग भागों में बांटना इन टर्म्स ऑफ कॉम्युनल, यानी कि सांप्रदायिक स्तर पर, हिंदू मुस्लिम के स्तर पर, फूट डालो राज करो के स्तर पर बांटना। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि शुरुआती दौर के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हैं, चाहे राजा राममोहन या जो भी आपके शुरुआती दौर में जो भारत में बदलाव ला रहे हैं, शिक्षा ला रहे हैं, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हो नाम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोस्टली दे आर फ्रॉम ए बंगाल। और अंग्रेजों को डर था कि बंगाल में अगर राष्ट्रवाद फैल गया तो इस समस्या होगी, तो चलो बंगाल को बांटते हैं, ये था मनसा। लेकिन अंग्रेज बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से बांट रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली जो है युवाओं को इंसल्ट मिला, एक्ट ऑफ इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन एंड डेकेट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है। और लॉर्ड मिंटो का नोट जो था ये बेसिकली बहुत ही फेमस नोट के रूप में जाना जाता है। अब हुआ क्या कि स्वदेशी और बहिष्कार। अब देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिएगा तो आपको जो सामान चाहिए वो आपको देश से मिलेगा, अगर आप देसी सामान का इस्तेमाल कीजिएगा तो स्वतः जो है विदेशी सामान का बहिष्कार होगा। तो वैसा ही कुछ जो है स्वदेशी और बॉयकॉट जो है, स्वदेशी क्या है, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट है, और बॉयकॉट क्या है, इकोनॉमिक रेसिस्टेंट है। तो वही कुछ अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ इंडियन मेड गुड्स टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट जो है इसकी बात करता है, और यह कहता है कि विदेशी सामान है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यही जो था इस आंदोलन का मुख्य जो था मकसद था। वही अगर हम बात करते हैं इस दौरान जो है बिहार में अन्य गतिविधि, जैसे अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर कहे जाते हैं कौन, तो श्री अरबिंदो, स्पिरिचुअल फ्यूल कहा जाता है।
तो फ्रीडम इज रेफरेंडम नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल डिमांड। देखिए कितना फेमस कोट इन्होंने कहा था कि फ्रीडम जो है एक पॉलिटिकल राजनीतिक डिमांड नहीं है, एक स्पिरिचुअल और मोरल ड्यूटी है कि आप हमको आजादी दीजिए। इंडिया मस्ट रिजाइन हर इनर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और वंदे मातरम जो कि बेसिकली बंकिम चंद्र का आनंद मठ से लिया गया है, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। एडॉप्टेड एज अ नेम ऑफ अरविंदो घोष रेडिकल जर्नल वंदे मातरम नॉट जस्ट पॉलिटिक बट अ रिलीजन। इसकी बात हम करें तो बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल की तिगरी जो कि मॉडरेट लीडर थे, और अरविंदो घोष का भी काफी हद तक जो है इसमें योगदान था। और इसके बाद जो यूथ है उनको एक हिम्मत बनी कि भाई ऐसे भी किया जा सकता है। और इसी दौरान जो बिहार में बहुत सारे गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो है, ऑटोनॉमस जो है हम कह सकते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ सेक्रेट सोसाइटी, जैसे अनुशीलन समिति कलकत्ता में 1902 में, इसमें जो है यूथ जिम क्लब था इसका, जो कि फंक्शन क्या था, फिजिकल आपकी कंडीशनिंग एंड आउटवर्ड लिस्टिमिटी, जो बेसिकली यूथ को तैयार करता था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा यानी कि जो विचारों से जोड़ना, कि रेडिकल माइंडसेट के न्यूज़पेपर जैसे युगांतर, संध्या, वंदे मातरम, ये बेसिकली मेजनी जो कि आपके इटली के थे उनसे इंस्पायर्ड थे, और वहां से चीजों को लेकर के जो है भारत में लाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई आप जो है युवा कैसे आगे बढ़े, किस प्रकार से आगे बढ़े। वहीं डायरेक्ट एक्शन यानी कि बॉम्ब मेकिंग जो वेपन्स था उसको जनता को ट्रेन करना, और पॉलिटिकल एसनेशन यानी कि कैसे बॉम्ब बनाया जाए और कैसे जो है हमला किया जाए, लीड बाय बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है ये इसको लीड कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे भी ये लोग अपना अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर लिए थे। जैसे इंडियन हाउस ऑफ लंदन जो है ये आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, इंडियन स्टूडेंट्स का हब था, और यहां से एक पब्लिश होता था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये पब्लिश होता था। वहीं अगर हम बात करते हैं आइडियोलॉजिकल रीराइट यानी कि वीडी सावरकर जो है अपने अकाउंट्स में लिखते हैं 1857 रिवॉल्ट को एज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट बताते हैं, जो कहीं ना कहीं जनता को हिट कर रहा था कि भाई 1857 में जब ऐसी लड़ाइयां लड़ी जा सकती है, इंस्पायर कर रही थी, तो अब क्यों नहीं। वहीं डायरेक्ट एक्शन जैसे कि मदन लाल ढींगरा जो है ये ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन विली को लंदन में क्या कर दिए थे, मार दिए थे, और ये ग्लोबल हैंडलिंग जो है बन गया था कि भाई विदेश में जा करके अब हम लोग अब अंग्रेज को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक इंसिडेंट जो है, हमारे अंदर जो है एक हिम्मत जो है बढ़ी थी। वहीं अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसके बारे में आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की बात जब हम करेंगे तो 30 अप्रैल 1908 की घटना है। बिहार में अगर हम बात करते हैं तो इन लोग का प्लान था, खासकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, कि जो जज किंग्सफोर्ड है उनको मारने का, जो कि अपने हार्श रूलिंग के लिए, अपने जानबूझ के जो पक्षतापूर्ण डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, एक इनसे एरर हो गई कि प्रिंगले कैनेडी और उनकी पत्नी जो है दूसरे बग्गी में बैठी थी, उस पर हमला हो गया, और इसके कारण क्या हुआ कि भाई ये लोग अब मारे जाते हैं और किंग्सफोर्ड बच जाते हैं, उसका ये लोग भागते हैं। आगे जाके के प्रफुल्ल चक्की को सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी पकड़ता है समस्तीपुर में, और उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से ले ली। और खुदीराम बोस की बात जब हम करते हैं तो खुदीराम बोस की बात जब हम करते हैं, प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार लिया। जब उनको पकड़ा किसके द्वारा, तो उनको पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी के द्वारा। आगे जाके नरेंद्र नाथ बनर्जी उसको मार देता है, एक और क्रांतिकारी होता है, याद रखिएगा, नंदलाल बनर्जी इनको पकड़ा था, नरेंद्र नाथ बनर्जी इनको मार देता है, जो कि आगे जाके एक और क्रांतिकारी होता है। वहीं शहीद खुदीराम बोस जो है ये बेसिकली क्या थे, तो नियर वैनी ये पकड़े जाते हैं पूसा रोड पे। कांस्टेबल शिव प्रसाद मिश्रा फतेह सिंह इनको पकड़ते हैं, इनके ऊपर ट्रायल चलता है। इनके वकील होते हैं कालिदास बसु, एससी चक्रवर्ती, और इनको डेथ के लिए सजा मिलती है। और 11 अगस्त 1908 को इनको सजा दे देता है 18 वर्ष की उम्र में। और स्कूल क्लोज होते हैं, स्टूडेंट्स जो है काले बैजेस लेके चलते हैं, और तिलक जो है, तिलक को 6 साल की सजा होती है इस दौरान, जब वो केसरी में इनको सपोर्ट करते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं काल, और साथ ही साथ शांति नारायण जो है स्वराज को जो लिखते हैं उसमें, उनको भी इसमें काफी ज्यादा पनिश किया जाता है, जो पत्रिकाओं से सपोर्ट करते हैं इसको। वहीं बिहार में क्रांतिकारी क्या अब इसके कारण बहुत ज्यादा तेजी से फैल गई। देवघर की घटना है जहां पे सिल्स लॉज में गोल्डन लीग के सदस्य जो बरिंद्र नाथ घोष जो है बम बनाते थे, तो सिल्स लॉज इंसिडेंट कहते हैं, इसी को हम लोग देवघर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। रोहिणी गांव में हुआ क्या था कि अरविंदो मदर लेटर रेडेड बाय पुलिस हु फाउंडेड आर्म हिडन इन वेल, मतलब कुएं में ये लोग क्या किए हुए थे, कि रोहिणी गांव पड़ता है देवघर में, उसमें कुएं में ये लोग क्या किए हुए थे, तो बंदूक को रखे हुए थे। दिस इज द पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सखाराम गणेश देवस्कर जो कि मराठी इंटेलेक्ट थे, वो लेकिन यहां पे आके बसे हुए थे, ये काफी ज्यादा लिखते थे, और लिखने के साथ लोगों को आइडियोलॉजिकली जो है रिवोल्यूशनरी को कनेक्ट करने का इनके द्वारा जो है कार्य किया जाता था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक और घुसपैठ, वहीं अगर हम बात करें तो मैजिक लैंटर्स की बात करें, जैसे कि
इंद्रनाथ नडी, पुनीत लाल, ये लोगों प्रोजेक्ट किया था मैजिक लेंटर्स। मैजिक लेंटर्स कहने का मतलब हुआ जो आपका नहीं होता फिल्म दिखाने के समय पहले का काम होता है पर्दा पे, उसको दिखा करके रूरल विलेज में, ताकि उस समय तो शिक्षा उतनी थी नहीं, वो पढ़ नहीं सकते थे, तो इसको देख करके वो लोग विजुलाइज करके क्रांतिकारी गतिविधियों में आया करते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भवानी मंदिर सेंटर जो है पटना में ओपन अप किया गया था, किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना में। और केपी जायसवाल डिनाइड अपॉइंटमेंट फॉर टाइल्स, और गणेश चंद्र घोष जो है रांची में, टारगेटिंग आर्मी यूनिट्स। वहीं स्टूडेंट रेडिकलाइज हुए थे, लिबर्टी लिफलेट्स यानी कि जो आपके पर्चे हैं उसको बांटे जा रहे थे ताकि स्टूडेंट जो है उनको पढ़ सके, समझ सके। बंकिम चंद्र मित्र जो कि बीएन कॉलेज के साथी थे वो इसका देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मेडिकल लिटरेचर टू स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स उसको पढ़े, समझे और आगे बढ़े। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसका योजना क्या था, ऑब्वियस सी बात है 1917 में पुलिस ने क्या किया था, रिवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और इट प्रूव द मूवमेंट वाज इट प्रूव द मूवमेंट फ्रॉम आइसोलेटेड बॉम्बिंग टू अ सिस्टमैटिक वारफेयर। और इसी बीच में गांधी जी का हम कह सकते हैं आ गए थे, और गांधी जी के रूप में युवाओं को एक उम्मीद नजर आती है, जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार में भी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें बिहार में हो रही थी, जिसमें अगर हम बात करें तो रिवोल्यूशनरी सेल्फ जो है अर्बन स्कूल कॉलेजेस में ओपन अप किए गए थे। बिल्ड हम कह सकते हैं नेटवर्क लिंकिंग, ताकि अर्बन यूथ से रूरल एरिया से कनेक्ट कर सके, यानी कि शहरी युवा जो है गांव तक जा सके। वहीं जो है इंग्लिश जो हम कह सकते हैं कि भाई जो है स्टूडेंट्स स्टैंड है वो लॉन्ग टर्म एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को समझ सके, बुझ सके, तो उनको पर्चा कराना, उनको किताब पढ़ाना, ये सब जो है इस दौर की आम भाषा थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एकता का संदेश, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ब्रिजिंग द डिवाइड द मैसेंजर ऑफ सैल्वेशन 1919 में एक आर्टिफैक्ट था, बड़ा रेडिकल है, आप एक क्लासिफाइड एक आर्किटेक्ट है। इसके तहत एक रेडिकल लिफलेट यानी कि एक पर्चा किया गया था, जो कि आपके शमसुल जोहा ऑफ आरा के द्वारा मतलब कि किया गया था। और इसमें बेसिकली क्या था, मुस्लिम यूथ, शमसुल जोहा जो आरा के थे, इन्होंने एक एड्रेस किया था कि मुसलमानों को भी, जो मुसलमान युवा है उनको भी इस आंदोलन में आना चाहिए और साथ देना चाहिए अपने साथियों का अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों की मंशा जो डिवाइड एंड रूल की थी 1905 की, अल्टीमेटली आगे जाके समाप्त अंग्रेजों को करना पड़ता है, बंगाल विभाजन को रोकना पड़ता है, इसका रिजल्ट ये नजर आता है। और इसके अलावा हथियारों की तस्करी जिसको हम लोग कहते हैं कलकत्ता, इसमें होता क्या है कि हथियार वगैरह ये लोग लूट लेता है, ठीक है, हथियार वगैरह लूट लेता है, जिसमें आपको स्मगलिंग करता है, स्मगलिंग नेटवर्क हो जाता है, क्योंकि हथियार वगैरह इन लोगों को चाहिए। विपिन बिहारी गांगुली, इसके अलावा बहुजन बनर्जी, हरिदास, इसके अलावा प्रभु दयाल, ये सारे के सारे लोग मिलकर के डकैती वगैरह इस दौर में करते हैं हथियारों वगैरह, क्योंकि हथियार के लिए इनको पैसा चाहिए। हथियार कहां से लेंगे, तो अंग्रेजों से लेंगे। अब ब्रिटिशर्स जो है ये भी जो है इस पूरे के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो सीआईडी का जो आपके ब्रिटिशर्स थे, इनका क्या होता है, तो आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी क्या हुआ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का गठन होता है और ये पूरे के पूरे इसको नेटवर्क को तोड़ते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि रेवतीनाथ भागलपुर जो है ढाका से रिक्रूट करते थे, इसके अलावा ज्ञानेंद्र नाथ मित्र जो है बांकीपुर में, सूर्य प्रसाद छपरा, सचिन नाथ सान्याल, अनुशीलन समिति स्टूडेंट्स, अतुल चरण मजुमदार, शिव कुमार सिन्हा, इन सबको भागना पड़ता है। इस कारण से कई लोग पकड़े भी जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यूथ को नॉट एज मतलब मेयर ट्रबल मेकर बट एज ए एग्जिस्टियल थ्रेट टू देयर रूल। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रबल मेकर नहीं, ये जो है इन लोग को मान रहे थे कि ये भी थ्रेट है, तो इसलिए जो है सीआईडी का जो है ये पूरा का पूरा एरिया को लेती है। और अल्टीमेटली आगे जाके जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, तब जाके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चीजें जो है अपने हाथ में आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ अगर आपको मान के चलिए कि अगर आप मान के चलिए कि इस बार तैयारी कर रहे हैं आपके पास, या अगर आप ये खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे 73rd बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगले साल के बीपीएससी के लिए, और 72nd बीपीएससी जो है ये भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आप 73rd बीपीएससी की फुल्ली तैयारी कर रहे हैं। तो 72nd बीपीएससी आप देना चाहते हैं तो आपके लिए सारथी है, ठीक है, और 73rd देना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशन है। और ऐसे बच्चे जो 72nd बस देना चाह रहे हैं, तैयारी करके थोड़ा अपना पोटेंशियल देखना चाह रहे हो, 73rd को मोस्टली टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस फाउंडेशन बैच में जुड़िएगा, हम सारथी भी आपको इनरोल करा देंगे। अब आपको क्यों जुड़ना चाहिए इस फाउंडेशन बैच में, तो मेरे भाई इस फाउंडेशन बैच में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है। अब इस लाइव क्लासेस में क्या होता है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद मेंटर आएगा, मेंटर आपके कॉपी को चेक करेगा, कॉपी को चेक करने के बाद आपका जो नोट्स आपने बनाया, नोट्स के बाद आपको एमसीक्यू देगा, आपके आंसर राइटिंग देगा, उस आंसर राइटिंग की कॉपी को चेक करेगा, फिर दोबारा आप लिख के भेजिएगा, दोबारा हम चेक करेंगे। और इस प्रकार से तकरीबन 9000 प्लस टॉपिक और 3000 प्लस कीवर्ड्स को जो है आपको अच्छे से हम लोग कवर अप करते हैं। और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस 8 से 10 महीने के अंदर में खत्म होगा।
देन उसके बाद आपको इसमें क्या मिलेगा, तो देन उसके बाद हम लोग जो है जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा और अभी आपको 8 किताबों का सेट आपके घर तक 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, आपके फाउंडेशन को बेस्ट करने के लिए एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, साथ ही साथ एग्जाम से तुरंत पहले आपको 73वीं बीपीएससी लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा अगले साल भी, तो 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच भी मिलता है। साथ ही साथ डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और साथ ही साथ हमारा आपका साथ जो होता है वो सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक होता है। इसमें आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग भी प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद देते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो देखिए इस टाइप के हैंड रिटेन नोट जो है ये भी हम आपको प्रोवाइड करा, दिख रहा है आप देखिए टॉपिक सबको सारे के सारे हैंड रिटेन नोट जो है ये हम आपको अपनी तरफ से, अगर आप मेरे मेंटरशिप में रहते हैं तो हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स आप देखिए। और देखिए आप अगर और देखेंगे तो देखिए ये जैसे ये होगा चंपारण सत्याग्रह का, देखिए तो आप देखेंगे जैसे हम आपसे अगर पूछे कि आपसे अगर पूछे तो कुछ ऐसे फर्क है जो एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे हम आपसे अगर पूछे कि बाबू रे हमको बताइए कि गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तो किसके घर रुके थे, तो आप सोचिए 1 2 3 4 5 नहीं बता पाए, तो प्रोफेसर मैकेनी के घर पे रुके थे, वहीं पे उनका प्रोफेसर मैकेनी के घर पे रुके थे। इसके अलावा जब कलकत्ता से आए थे तो किसके घर पे रुके थे। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हर एक टाइप का आपको प्रीलिम्स का फैक्ट है, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो हम आपको बताए। जैसे कलकत्ता थे तो कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ बासु के घर रुके थे, मुजफ्फरपुर प्रोफेसर मैकेनी के घर में रुके थे, वहीं पे आपके रामनवमी प्रसाद से मुलाकात हुई थी। और यही रामनवमी प्रसाद से मुलाकात होने के बाद अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो क्या किए थे, तो आगे जाकर के रामनवमी प्रसाद से मुलाकात होने के बाद उन्होंने इनका जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उस समय में कैथी और उर्दू में लिखा रहता था उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मौजूद नजर आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। और अगर हम मान के चलिए कि आपको हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना है तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा, ठीक है। यहां पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद देखिए यहां पे आपके पास बिहार में जाएंगे, बिहार में जाने के बाद आपके पास 2 बैच है। आप अगर हिंदी मीडियम में है तो अभ्युदय है, आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो बिहार पीसीएस है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जो भी आपको सही लगे। अब जैसे लेटर सपोज कि आप अगर गए इस बैच में, इसमें आपको क्या करना है तो बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है। बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये कि आरंभ बैच है, हम कहेंगे आपको आरंभ बैच ही लीजिएगा, ठीक है। आरंभ बैच ही लीजिएगा, आप हिंदी मीडियम में ना फिर भी आप आरंभ बैच ही लीजिएगा क्योंकि इसमें बाइलिंगुअल है, ठीक है। आरंभ बैच ही लीजिएगा, तो क्या कीजिएगा ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया यहां पे आप लैंग्वेज चुन लीजिएगा हिंदी इंग्लिश। प्राइस अभी पता नहीं क्यों ज्यादा दिखा रहा है, शायद लगता है कि ऑफर खत्म हो गया, बट चिंता मत कीजिए हम कम करवा देंगे, आप हमको मैसेज कीजिएगा। याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, ADILIV आदि लाइव ही कोड लगाना है और हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। प्राइस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, किताब उताब सब आपके घर में आ जाएगा। 8789847319 आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इफ यू नीड बेसिकली दिस बैच, हम आपको अपने मेंटरशिप में, आप देखिए मेलो का मेंटरशिप भी ग्रुप है, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें हमको रोज का डेली टास्क, डेली होमवर्क, देख रहे हैं आप, इस टाइप का मेंटरशिप ग्रुप है, इसमें हम आपको कर देंगे बढ़िया तरीके से। अपने मेंटरशिप में आराम से 8 महीना साल भर में तैयारी आपका अच्छे से करवाएंगे और अच्छे तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि भाई कुछ फाउंडेशन हम किए हैं, डीपली हम किसी चीज को पढ़े हैं। तो आदि लाइव कोड लगा के आप इस बैच में इनरोल कीजिएगा, या फिर अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो फाउंडेशन रिलेटेड तो 8789847319 आप डायरेक्टली हमको इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।